अभी तक आप लोगों ने जैसे हमारे बीच उपस्थित अर्जित भैया को सुना, पता नहीं आपने किस नज़रिए से सुना हो, चाहे वो बोरिंग हो या इंटरेस्टिंग हो। मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि ज्ञानचंद तो बनने में यहाँ आया नहीं हूँ। इस ऑनलाइन वर्ल्ड के ज़माने में ऐसा तो है नहीं कि कहीं ना कहीं सब आप लोग अवेयर हैं, चाहे वो मोटिवेशन के लिए हो, अपने कैरियर एडवाइस के लिए हो या अपनी स्टडी के लिए। और सर ने आज मुझे ये मौका दिया, मैं सर को हार्टली थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने इस लायक मुझे समझा और मेरी मेहनत को सफल किया। उनका काफ़ी योगदान रहा है। मैं यहाँ पे किसी मतलब स्पेशली सर के लिए नहीं बोलने आया हूँ या फिर मैं अपने लिए नहीं आया हूँ। सर ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है एज ए स्टूडेंट, और जो भी मैंने इस यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में स्कोर किया है वो कोई एक यूनिकनेस नहीं थी। हर साल कहीं ना कहीं का कोई स्टूडेंट कोई करता है, और इस बार मैं आया हूँ। जैसे अभी हमारे अर्जित भैया बोल रहे थे कि जो टॉपिक चल रहा था असरदार का, तो एक शायद मैंने भी आज से जब लॉकडाउन लगा था तो उस टाइम मेरा 10th बर्बाद हुआ था। मतलब ये बर्बाद ही बोल सकते हैं, क्योंकि एक प्रमोटिंग फैक्टर लगा था हमारे यहाँ, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जो वास्तविकता में बहुत हमसे आगे भी थे, और अगर शायद एग्ज़ाम होता तो उनका लक और उनकी हार्ड वर्किंग कुछ ना कुछ प्लस माइनस हो सकती थी। तो शायद आज से मैं लगभग 2 ही साल पहले मान लो, सर से तो मैं लगभग 1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने 11th की स्टार्टिंग तो सर से नहीं की थी, सितंबर में मैं आया था। तो एक क्विट्स था जिसको आज भी शायद मैंने अपने मोबाइल के बाल पेपर्स में भी लिख के रखा है कि डू व्हाट अदर्स कांट और व्हाट अदर्स वांट। ऐसा करो जिसको लोग ना तो सोच सकते हैं ना कर सकते हैं। शायद 10th के रिजल्ट के बाद मुझे मेरा नाम किसी ने भी सुना हो, जैसे हमारे आदेश भैया रह चुके हैं यहाँ के, जो हमारे फ्रेंड भी हैं। काफ़ी संतोषजनक उनका परिणाम रहा, लेकिन शायद वो अपने परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। वो 10th के यहाँ के जिला टॉपर रह चुके हैं। उस टाइम जो मेरी रैंक थी वो थी 3rd, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि 97 मार्क्स लाने के लिए आप मेहनत करो या 98 लाने के लिए मेहनत करो या 100 लाने के लिए मेहनत करो। मार्क्स पे ना मेरा कल फोकस था ना मेरा आज फोकस है। मैंने जब 11th की स्टार्टिंग की थी उस टाइम मैं इतना अवेयर नहीं था। मैं करना चाहता था यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम, जिसमें 32 पोस्टें होती हैं, जिसमें मेरी जो फेवरेट पोस्ट थी वो आज भी है। ऐसे आज भी मैं उस एम को लेके चल रहा हूँ, उसी के लिए उसी को अपने विज़न में रखते हुए मैं अपने आगे बढ़ रहा हूँ, उसको मेहनत कर रहा हूँ। वो है IFS या IAS, जो कि हो सकता है अगर मेरी जो मेंटलिटी है या जो मेरी हार्ड वर्किंग है, स्मार्ट वर्किंग है, वो आगे रही तो कल को मैं उसको अचीव कर लूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर कल मैं उसको अचीव नहीं कर पाया तो मैंने वो किया नहीं, मतलब मैंने हार्ड वर्किंग नहीं की थी या मैं उसके लायक नहीं था। ऐसा कुछ नहीं होता। मार्क्स किसी का कोई डिसाइड नहीं करता। आप जो अपनी जो पूरे साल की जो मेंटलिटी बना के रखेंगे, आप जो भी अपनी हार्ड वर्किंग रखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपकी मेंटलिटी भी कहीं ना कहीं आपको असर डालती है। हमारे साथ में कई ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने 82 स्कोर किया है, 91 स्कोर किया था। एक्चुअली वो थे कि वो 97 वाले स्कोर करते। हमारे साथ में ऐसे बहुत से बच्चे ने 97 स्कोर किया है, पर एक्चुअली ऐसा था कि वो 91 के लायक भी थे। लेकिन क्या हुआ, जो 97 स्कोर किया है वो कोई स्पेशली स्टूडेंट नहीं है, वो सर से एक तरह से कहें तो जुड़े रहे। मैंने PCM था, PCM सब्जेक्ट होते हैं, डोमेन सब्जेक्ट स्पेशली बोला जाता है इनको, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स को। तो मैंने केवल केमिस्ट्री की कोचिंग क्यों ली, फिजिक्स और मैथ की मैंने स्टार्टिंग की थी। मुझे इंटरेस्ट नहीं आया जहाँ भी मैं कोचिंग गया था। कोचिंग से मेरा विश्वास वैसे बहुत कम था। लेकिन सितंबर में जब सर के यहाँ आया था तो उस टाइम भी मैं कभी कभी बंक किया करता था, और ऐसा भी नहीं बंक करके घर पे भी बैठता था, बाहर भी घूमने चला जाता था, तो कोई ऐसा स्पेशली नहीं था। लेकिन कहते नहीं कि एक आपने लोगों ने 11th में पढ़ा होगा डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति, जो आप आज सर को आपके सामने देख रहे हो। शायद अगर आप सर से कहीं भी किसी और प्लेस पे मिलते हैं या कहते हैं अकेले में मिलते हैं, तो सर का नेचर होता है वो अलग होता है। एक टॉपर बनने के लिए, एक लाइफ में किसी भी गोल को अचीव करने के लिए सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होती है ऑब्जर्वेशन, हार्ड वर्किंग। अगर आप 8 घंटे की जगह 6 घंटे कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वेशन हमें लगता है कि एक बैक माइंडिंग होती है जहाँ पे आपको 100% आपको अपना लेकर ही चलना चाहिए। ऑब्जर्वेशन कैसा था, जैसे मैं कोई पहले भी बोल चुका हूँ कि ज्ञान ना मुझे कल पसंद था ना मुझे आज पसंद है, ना मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ। जिसकी मर्जी हो वो सुने, और जिसकी मर्जी से मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही हों, ऐसा लगता है जो सुन चुका हो, वो अपने आप जो भी हो बिजी रहे। मैं नहीं बोल रहा कि मेरी बातों को वो गौर करे, चाहे वो बॉयज़ में हो या गर्ल्स में हो या हमारे साथ वाले हों, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप हमसे कुछ फैक्टर ज़्यादा ही जानते होंगे, कुछ फैक्टर माइनस में ही जानते होंगे, क्योंकि हम भी आपके
कुछ ऐसा तो है नहीं कि मैंने कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर लिया हो, या मेरी जो यूपी में सेकंड रैंक आई है या डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आई है तो इसकी वजह से मैंने कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया हो। ये कहते हैं सक्सेस तो मैं इसको नहीं बोल सकता, मैं आज भी नहीं मानता हूँ। 25 अप्रैल को मेरा रिजल्ट निकला था, मैं शायद 1-2 दिन के बाद उसको भूल चुका था कि मैं क्या था, क्योंकि अगर शायद वो मेरे माइंड में रहता तो मैं आगे नहीं कर पाऊँगा कुछ। तो हाँ, आते हैं कि सर की बात के ऊपर, तो सर से मैं केवल कोचिंग में नहीं बैठता था, सर के साथ ऐसा था कि कोचिंग तो हम सर इसके लिए तो कहाँ गया, इस डंडे से भी मैं बहुत पिटा हूँ और यहाँ पे ही पिटा हूँ, सर के एकांत में भी सर ने बहुत मारा है। मैं सर को लिए स्पेशली जब भी मैं डीमोटिवेटेड फील किया करता हूँ। अच्छा, कितने सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्टडी के टाइम पे जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो डिमोटिवेट फील करते हैं, बिल्कुल नर्वसनेस होती है। तो क्वेश्चन सॉल्विंग की तो बात ऐसी रही, जैसे बहुत से लोगों के में होगा कि बहुत से लोगों के मन में जवाब होगा कि मतलब क्वेश्चन होगा कि हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो उसको गिव अप करने का मन होता है कि उसको छोड़ो, अरे यार कहाँ हटाओ इसको। कई बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, मैंने तो बुक्स भी फेंकी हैं। लेकिन आपको बताएं कि ये मैटर नहीं करता है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, मैटर ये करता है आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, कितना टाइम दिया उसको। मैं जेईई मेंस की तैयारी कर रहा था, तो आपको बताऊं मेरा जब फर्स्ट टेस्ट था उसमें मेरा स्कोर था मतलब 300 का होता है, उसमें मेरा स्कोर था ओनली 65 शायद, और मेरी रैंक थी वो थी अपने बैच में 45,000 कुछ 21 के आसपास थी, ऐसा कुछ नहीं था। तो अगर मैं उस चीज़ को अपने मन में लेके बैठ जाता तो शायद मैं आगे कुछ अच्छा नहीं कर पाता। और अभी एडवांस में मैंने 125 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें 3 क्वेश्चन मुझसे निकले थे केवल, जिसका राइटली आंसर आया था। अगर मैं उन क्वेश्चंस को देखते हुए कि मैं देखता कि अगर वही लगा लो कि 4 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, उसको एंटू करो, उसको माइनस में ले जाओ, तो मेरे कितने गलत हुए। मैंने कभी अपने नेगेटिव फैक्टर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, सच बताऊं तो ये है। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि मैं, जो कोई लोग बोलते हैं, सर भी बोलते थे कि तुम ऐसे करोगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। सर से बहुत बार बोला है, सर से अब क्या ही बोलें, घर पे भी कई बार कॉल की है। और सर है ना, पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स को सबसे इनोसेंट होती है, जैसे माता जी सबसे इनोसेंट होती हैं, उन्हें तो कोई बस भड़का दे, उनकी तो बात ही अलग है फिर। तो इसके चक्कर में ऐसा कई बार हमारी मार भी बहुत बार हुई, क्योंकि सर तो कॉल कर ही देते थे, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था। मैं कभी कभी ऐसा होता था कि सर कोई क्वेश्चन पूछने के बावजूद ही जवाब नहीं देता था, क्योंकि मुझे उसमें एंजॉय आता था। अभी स्कूल में भी ऐसा था कि सर तो बोलते थे, कहते तुम बहुत बेशर्म हो, हम कहते हाँ सर बिल्कुल हैं। और एग्रेशन तो मुझे शुरू से रहा है। हमारे बैच के स्टूडेंट होते हैं तो वो बोलते भी हैं कि एटीट्यूड की कुछ टाइप की बात है, हाँ कुछ भी बोलो, फ़र्क नहीं पड़ता उससे में। और लेकिन सर से मैं दिल से जुड़ा था, इसमें कोई मतलब वो नहीं। एक प्रेमपाल सर हैं हमारे, जिन्होंने मुझे 10th तक गाइडेंस दिया था, तो वो भी हमारी कहीं ना कहीं वास्तविकता जानते थे कि हम क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते हैं। सर को भी ये कहीं ना कहीं एहसास था। सर ने बुक्स भी प्रोवाइड कराई थी हमें। इसके अलावा स्पेशल अपीयरेंस होता है, वो मैं ये सर नहीं देते थे, मैं खुद आ जाता था। मैंने ऐसा हुआ कि सर बरेली भी जाते हैं तो 7 से 9 टाइम लिए, मैं तो यहाँ से कभी होता था कि कोचिंग नहीं आया, 7 बजे आया और 9 बजे गया। स्टडी का, ऑब्जर्वेशन का कोई टाइम नहीं होता है। 8 घंटे पढ़ने वाला स्टूडेंट टॉप करता है, 12 घंटे पढ़ने वाला स्टूडेंट टॉप नहीं करता। उसके आते हैं एवरेज स्टूडेंट की तरह मार्क्स आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 12 घंटे वाले ने उसने मेहनत नहीं की। तो मार्क्स से पहली बात तो मैं मानता हूँ किसी को जज नहीं करना चाहिए। अब मेरी, इससे मेरे इंग्लिश और हिंदी में 96 मार्क्स हैं। मैं नहीं मानता था, मैं पेपर 100 का करके आया, 96 आए, मेरे 92 भी आ सकते थे, 88 भी आ सकते थे, हम शायद यहाँ पे आज खड़े भी नहीं होते हैं। तो मार्क्स से किसी को जज करना या मार्क्स को लेकर, चाहे वो 11th में हो या 12th में हो, उसके लिए एक मन में अपीयरेंस बनाना कि यार ये तो है ही नहीं कुछ या कुछ है। मुझे 10th का रिजल्ट मुझे सबसे ज़्यादा फील हुआ था, रीज़न ये था कि 10th की बेस पे पता नहीं मुझे लोगों ने जज कर लिया कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकता। बहुत से सर ऐसे बोलते थे। मैंने सर को ये बात बताई। सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक किसी भी स्टूडेंट के लाइफ में कोई ना कोई चाणक्य होना चाहिए, और मेरे जो लाइफ के चाणक्य थे वो थे तिवारी सर और प्रेमपाल सर। ये रियलिटी है। मैं कोचिंग से ज़्यादा इन्हें एक्सटर्नल टाइम दिया करता था कोचिंग के बैच के बाद, और यही वजह था कि पता नहीं सर तो पता नहीं फेवरेट स्टूडेंट मानते नहीं, उनके लिए आप सब लोगों की तरह मैं हूँ, लेकिन मेरे तो सर फेवरेट हैं। और वो चाहे स्टडी के लिए भी तो बोल ही सकते, स्टडी के लिए है ही, मेरे लाइफ गाइडेंस के लिए भी है, क्योंकि लाइफ गाइडेंस भी मुझे काफ़ी अच्छी मिली है। तो बहुत कुछ हो गया बोलने को। अगर किसी को एडवाइस चाहिए तो मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा सर अच्छी दे सकते हैं आपको, और दे भी रहे होंगे। मैं तो सर से कह चुका हूँ कि अलग हो चुका हूँ। आप तो लोग उनसे जुड़े हुए हैं, आप उन समय उनके एक्सपीरियंस को अच्छी तरह से समझ रहे होगे।
उनके एक सब्जेक्टिव नॉलेज के साथ साथ जो लाइफ गाइडेंस है या फिर इमोशनल नॉलेज है वो सब आपको दे रहे होंगे। तो अपने हिसाब से एडजस्ट करिए। और फाइनल एडवाइस, मार्क्स पे फोकस नहीं करना है, पहले ये देखिए कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है। 100% आपका बोर्ड से में क्या हर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में अच्छा होगा, आपकी लाइफ में अच्छा होगा, क्योंकि स्टडी केवल इस बात से अफेक्ट नहीं करती है कि आप कितना पढ़ रहे हो, इस बात पे भी इफेक्ट करती है कि आप अपना उसमें ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। पीसीएम या साइंस साइड का जो स्टूडेंट होता है वो आर्ट साइड जैसा नहीं होता है कि वहाँ पे केवल पढ़ने से काम चलेगा, वहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन ही चाहिए होता है। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट होंगे जो ऐसा होता होगा कि बोर्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, 100 स्कोर कर रहे हैं, और अभी उनके लिए अगर जेईई मेन एनडीए वगैरह एग्ज़ाम में दे दिया जाए, मॉक टेस्ट ही दे दिया जिसके वो कहते हैं जिस चैप्टर में उन्होंने मास्टरी कर रखी है इस टाइम रिवीजन में, वो उसका एक कट ऑफ क्वालिफाइड भी ना कर पाए। तो रीज़न ये नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं की, रीज़न ये है कि उन्होंने वो ऑब्जर्वेशन नहीं दिया, अपने उस थिंकिंग को डायरेक्शन नहीं दी। तो डायरेक्शन दीजिए, अपने टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। अच्छा, फॉलो करने की बात ये है कि आपको किसी ना किसी पे तो डिपेंड होना ही पड़ेगा, चाहे वो सर हो या पेरेंट्स हो, क्योंकि आप इतना कुछ नहीं जानते हो जितना कोई दूसरा जानता है। यहीं पे मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और एक बार सर के लिए दोबारा स्पेशली थैंक्स बोलूँगा कि उन्होंने मुझे इमोशनली सपोर्ट किया। और 12th के ड्यूरेशन में मैं अभी से मान लो 12 साल की स्टडी में एक महीना ऐसा था कि मैंने पूरा किताब तक नहीं छुई थी, ये बोल सकते हैं। तो उस टाइम सर ने मुझे उस बात को मैंने सर को नहीं बोला था कि मैं उस टाइम किताब नहीं छू रहा हूँ, मतलब पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। तो सर को मैं उस बात के लिए भी थैंक्स बोलूँगा कि उस डिप्रेशन से या उस सोच से मुझे निकाल के लाए थे, उसके लिए। और यही वजह थी, उसी टाइम से मैं सर से जुड़ा हूँ, क्योंकि एक महीने किसी भी स्टूडेंट के लिए 1 महीने का टाइम जिसमें वो स्टडी नहीं करता है काफ़ी हो जाता है। 15 दिन में तो आप पूरा सिलेबस भूल जाते हो, ये तो सर का 1 महीने का टाइम था। उसी बात के लिए मैं सर से स्पेशली थैंक्स बोलूँगा और अपनी बाड़ी को विराम दूंगा, जो है सर अब आपको आगे के गाइडेंस